हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़े थे बेसिक फूड प्रिपरेशन, जो आपका प्रैक्टिकल है। उसमें प्रयोग संख्या 2 का दूसरा भाग है ना, यानी कि 2B। हम इसके अंदर पढ़ रहे थे कि विभिन्न खाद्य पदार्थों से किस तरह से रेसिपीज़ बनाई जाती है, प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं। तो पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि अनाज के व्यंजन किस तरह से बनते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने इसकी रेसिपीज़ लिख ली होगी, जो मैंने आपको कहा था कि कम से कम 2-2 रेसिपीज़ आप प्लान करें और अपनी फ़ाइल में लिखें। तो आपने प्लान करके मुझे अब तक नहीं दिखाई है, जो कि आज मुझे देखने के लिए मिलनी चाहिए। 19 तारीख का आज मैंने दी थी आपको। तो उसको अगर अभी तक पूरा नहीं किया तो पूरा कीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल ये आपका है प्रिपरेशन फ्रॉम पल्सेस, यानी कि दालों के व्यंजन। दालें क्या होती है? देखिए, दालें जो है द्विदलीय बीज होती है, जबकि जो अनाज हमने पढ़ा था वो एक दलीय होता है। द्विदलीय बीज और फलियां होती है इसके अंदर, जो कि शाकाहारियों के लिए प्रोटीन प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है, क्योंकि दालों में प्रोटीन मांस के बराबर होता है और दूध और अंडों से अधिक होता है। ये हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं और इसका उपयोग हमारे भोजन की अनिवार्यता, यानी हमारे भोजन में होना ही चाहिए, क्योंकि हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, जिससे कि हमारा शरीर बनता है, जिससे कि हमारी ग्रोथ होती है, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी लंबाई बढ़ना, हेल्थ बढ़ना, और जो गर्भवती स्त्री है उसके लिए शिशु का निर्माण होना, ये सारी चीज़ें, जो इतनी भी एक्टिविटीज़ होती है शरीर में, विकास होता है, उन सब के लिए प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। और क्योंकि ज़्यादातर लोग भारत में शाकाहारी हैं, बल्कि दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो शाकाहारी हैं, और क्योंकि ये उतना महंगा नहीं पड़ता है जितना कि मांस पड़ता है या दूध या अंडे पड़ता है, जबकि प्रोटीन जो है उसके बराबर ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य वस्तु है। हमारे देश में मुख्यतः मूंग, मसूर, उड़द, चना, लोबिया, अरहर, मोठ और सोयाबीन इत्यादि का प्रयोग होता है। इनमें से सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों कह सकते हैं महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसके अंदर 40% से ज़्यादा प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। 40 से 43% है जो कि प्रोटीन इसमें प्राप्त होता है, इसलिए शाकाहारियों के लिए प्रोटीन प्राप्ति का बहुत अच्छा स्रोत है। बाकी ज़्यादातर दालों से हमें 18 से 24% तक प्रोटीन और 345 किलो कैलोरी तक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसा प्रति 100 ग्राम से अगर हम देखते हैं तो तभी प्रतिशत कहलाता है। दालों का प्रमुख प्रोटीन जो है ग्लोबुलिन है, और दालों का पोषक मूल्य बढ़ाने के लिए अंकुरण और खमीरण की क्रिया भी कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? क्योंकि दालों के अंदर काफ़ी सारा फाइबर और इसके साथ में फाइटो केमिकल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की पचने में थोड़ी सी परेशानी होती है, एब्जॉर्प्शन परेशानी होती है। तो इसके लिए ये मेथड्स हैं कि या तो उनको सोकिंग किया जाए, भिगोया जाए, या उगाया जाए, या फिर खमीरीकरण किया जाए, जिससे कि वो ज़्यादा पचनीय हो जाते हैं, ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, उसका पोषक मूल्य बढ़ जाता है, जो हमें अवेलेबल होना चाहिए तो उससे ज़्यादा होता है। इसके अलावा विटामिन B1, B2, नियासिन और विटामिन सी में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइटेट कम हो जाता है। फाइटेट कम होते ही दालों की पाचनशीलता बढ़ जाती है, जो गैस की समस्या और बिना पचे ही जो आगे निकल जाता है, जो दालों का जो प्रोटीन है, तो ये समस्या जो है कम हो जाती है। कुछ दालों और फलियों में ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी होते हैं, जो कि ट्रिप्सिन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे जो ट्रिप्सिन का यूज़ है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि दालों और फलियों में पाए जाते हैं। तो उसकी वजह से जो दालों का प्रोटीन है वो भी एब्जॉर्ब पूरी तरह से नहीं होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी दालों और फलियों को पकाकर काम में लिया जाए, क्योंकि ताप से ट्रिप्सिन और जो दूसरे टॉक्सिन्स हैं उनका नाश हो जाता है, और साथ ही साथ दालों के पौष्टिक मूल्य भी बढ़ते हैं, ज़्यादा डाइजेस्टेबल और ज़्यादा जो है पचनीय हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ज़्यादा आसानी से खाए भी जा सकते हैं। तो अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दालें बनाते समय हमने देखा कि कितने इम्पॉर्टेंट है, तो अब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि पकाते और भिगोते समय खाने के सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विटामिन बी समूह का नाश हो जाता है। अब दाल को जिस पानी में भिगो जाए उसे फेंकना नहीं चाहिए। अब ये वाली बात है कि अगर बहुत ही ज़्यादा जिसमें टॉक्सिन है
जैसे कि कुलथ है या जैसे कि खेसारी दाल है, इनका पानी हमें निकालना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली मूंग की दाल वगैरह का पानी फेंकना नहीं चाहिए। पहले उसको अच्छी तरह से धो लिया जाए, फर्स्ट वॉश निकालने के बाद में जिस पानी में भिगोया जाए उसको खाने में काम ले सकते हैं। फिर दालों को खुले बर्तन में नहीं पकाना चाहिए। इससे क्या होता है कि खुले बर्तन में जब लाइट और हीट दोनों मिलते हैं तो क्या होता है कि थायमीन नष्ट हो जाता है। जो थायमीन क्या है, विटामिन B1, जो कि भोजन से जो एनर्जी मिलती है उसके लिए काम आता है। अब दालों और फलियों को बहुत अधिक समय तक नहीं पकाना चाहिए। अगर हम खुले बर्तन में पकाएंगे तो बहुत अधिक समय तक पकाना पड़ेगा, क्योंकि ये आसानी से नहीं गलती है। जितना कि आसानी से चावल या जो दूसरे अनाज हैं वो पक जाते हैं, उतना आसानी से दालें और फलियां नहीं पकती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर रहते हैं। तो इसलिए इसको अधिक समय तक नहीं पकाएं। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए बहुत देर तक भिगो करके और फिर पकाया जाए, तो फिर कम समय लगेगा। तो इससे क्या होगा कि प्रोटीन की जो गुणवत्ता है वो भी नष्ट नहीं होगी और पचनीय भी हो जाएगा। इसके अलावा और भी जैसे प्रेशर कुकर वगैरह का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब हमारे भोजन में दालों का प्रयोग दो रूपों में होता है। जनरली हम देखते हैं किस तरह से काम लेते हैं। एक तो साबुत यानी कि छिलके वाली, दूसरी दली हुई और छिलके रहित, है ना। दली हुई में भी दो तरह की हो जाएगी, छिलके साथ में और छिलके के बिना। इसी तरह से साबुत में भी है। तो दालों को कई तरीके से हम काम लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आपके दैनिक जीवन में काम आती है। तो आपको इसके एग्जाम्पल लिखने चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल, जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसके अलावा भी एग्जाम्पल लिखें। कौन से होंगे, जैसे कि दही बड़ा बनता है, सांभर बनता है, कढ़ी बनता है, और जो आपकी रोज़ाना की दाल है वो बनती है, तो दाल तड़का, दाल मसाला, ऐसा आप ये सब व्यंजन भी बता सकते हैं। इसके अलावा दाल का चीला, मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, तो वो सारों की लिस्ट बना करके इसमें लिखेंगे। ये दालों का प्रयोग भोज्य पदार्थों को गाढ़ा करने के लिए लेते हैं। कैसे गाढ़ा करेंगे, जैसे कि हम आपको ध्यान होगा तो बेसन का उपयोग करते हैं गाढ़ा करने के लिए। वो जेल बनाता है, इसलिए जब सब्जी ज़्यादा पतली हो जाए तो हम थोड़ा सा सिक्का बेसन उसमें डालेंगे तो गाढ़ी हो जाएगी। फिर आवरण प्रदान करने के लिए, जैसे कि पकौड़े में आउटर साइड में दाल होती है, बेसन होता है, जिससे कि कोटिंग हो जाती है। और बांधने के लिए भी किया जाता है, यानी कि जब पतली होती है कोई चीज़, पाउडरी है, अब उसको मिक्स करेंगे किसी के अंदर तो वो सारी चीज़ों को बांध लेगी आपस में। ये भी पकौड़े वगैरह में होता है, कोफ्ते में होता है, और इसी तरह से और भी जो चीले वगैरह बनते हो सब में भी ऐसे ही इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बाइंडर का भी काम करता है। ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको दे रही हूँ, दाल की ही रेसिपी है। दाल का प्रोडक्ट है बेसन, यानी कि चने की दाल का। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि ये एक जनरल रेसिपी है जो कि आपको नॉर्मली नेट पे, अखबार में इस तरह से मिलती है। तो अब आपको इससे पहचानना है कि आपको ये जो मैंने लिखे हैं आवश्यक सामग्री, 1 कप बेसन, तो 1 कप का क्या अर्थ है, आधा कप का क्या अर्थ है, ये जो मैंने रेसिपी लिखी है इसके साथ में इज इक्वल टू करके, और जो मैंने आपको वेट्स एंड मेजर्स पढ़ाया था उसमें से देख करके और इसको ग्राम्स में लिखेंगे पूरी चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये रेसिपी है इसकी खमन ढोकला की। तो इससे सबसे पहले हम लिखते हैं आवश्यक सामग्री, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो स्टीमर में बना सकते हो, इडली कुकर में बना सकते हो, या फिर आप भगोने में बना सकते हो, या फिर माइक्रोवेव में बना सकते हो। ये जो रेसिपी है ये माइक्रोवेव और स्टीमर के लिए मैं दे रही हूँ, और फिर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये आपको रेसिपी लिख के दी है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। मैं इसको डिटेल लिखी हुई है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या है। नमक, बेसन और ये सारे जो पहले ड्राई इंग्रेडिएंट है वो सब दही में डालेंगे और फिर उसका घोल बनाएंगे। पहले मिक्स करेंगे, बाद में गर्म पानी डालेंगे, पहले गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पहले गर्म पानी डाल दिया तो गांठें पड़ जाएगी, इसलिए पहले उसको ठंडे पानी के साथ घोल बनाएंगे, या जो दही डाला हुआ है उससे घोल बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे गर्म पानी डालते जाएंगे और घोल बनाते जाएंगे। गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, निवाया पानी होना चाहिए। इसके बाद इसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे और एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। गाढ़ा घोल कितना होना चाहिए, पेस्ट जैसा, यानी कि जो आपके पकौड़े बनाते हैं वैसा वाला पेस्ट। अब इसको 2-3 घंटे तक रख देंगे। फिर तय समय के बाद में इस मिश्रण में एक चम्मच तेल और 1 चम्मच नींबू का रस डाल के मिला लेंगे। ठीक है, तय समय यानी कि 2-3 घंटे।
फिर मिश्रण को केक टिन में या ढोकले के सांचे में डालेंगे और इसे ढककर हाई हीट पे 6 मिनट तक पकाएंगे। किस में पकाएंगे? ये माइक्रोवेव में पकाएंगे। अब जब तक ढोकला बन रहा है तब तक तड़के की तैयारी कर लेंगे। और इस तड़के के लिए ये सब तेल के अंदर राई और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता ये सब डाल के तड़काएंगे। फिर पानी, नींबू का रस और चीनी डाल करके एक उबाल आने तक पका लेंगे। फिर माइक्रोवेव से निकाल करके इस पानी को उसके ऊपर डालेंगे और 20 मिनट तक उसको जज्ब करने देंगे, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी उसके अंदर, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में धनिया पत्ती से गार्निश करके और ढोकला सर्व करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक रेसिपी है, लेकिन आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हर एक को बनाते बनाते उसको लगता है नहीं ये और ये चीज़ एक्स्ट्रा डाल दें, अपने स्वाद के अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप स्टीमर में ढोकला बना सकते हैं। स्टीमर यानी जो इडली कुकर होता है या जो प्रॉपर जो ढोकला बनाने का इक्विपमेंट आता है वो भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मिश्रण को स्टीमर प्लेट में डाल के और 15 मिनट तक पका लेंगे। मतलब टाइम का चेंज आ गया, उसमें 6 मिनट था, इसमें 15 मिनट है, क्योंकि इसमें से गैस निकलती है थोड़ी थोड़ी देर में, इसलिए इसमें अपन 15 मिनट तक पकाएंगे। और फिर पका या नहीं है, जैसे आप केक देखते हैं वैसे ही टूथपिक से गड़ा के चेक कर लेंगे। अगर नहीं पका है तो और 5 मिनट तक पका लेंगे तो वो पक जाएगा, यानी गीला तो नहीं आ रहा है जब टूथपिक से निकाल के देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे इक्विपमेंट्स में से कुकर में, भगोने में इस तरह से भी बना सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस से आपको और भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस जब सीख गए कि किस तरह से रेसिपी लिखते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो इसके आधार पे मैं आपको अभ्यास के प्रश्न देती हूँ। जैसे कि दालों को शाकाहारियों का उत्तम प्रोटीन क्यों माना जाता है, अभी मैंने आपको बताया, तो आप उसमें से लिख सकते हैं। और गरीबों का मांस किसे कहते हैं और क्यों, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। प्रति 100 ग्राम दालों से हमें कितने ग्राम प्रोटीन और कितनी किलो कैलोरी या ऊर्जा मिलती है, जनरल लिखना है ये भी। फिर दालों में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, दालों का पोषक मूल्य बढ़ाने वाली 2 प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी है और इनसे कौन कौन से पोषक तत्व बढ़ते हैं। तो आपको मैंने 2 से ज़्यादा क्रियाएं बता दी है, उसमें से 2 प्रमुख क्रियाएं आप इसमें लिखें और उससे क्या फ़ायदा होता है, कौन से पोषक तत्व बढ़ते हैं, उनके बारे में लिखेंगे। सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों में आ जाना चाहिए, बहुत डिटेल नहीं लिखना। ठीक है, फिर कौन सा पदार्थ दालों की पाचनशीलता को कम करता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया, तो आप उससे देख के लिख सकते हैं। देन दालों को पकाते अथवा भिगोते समय खाने का सोडा प्रयोग करने से क्या होता है। ठीक है, फिर निम्न के उदाहरण लिखिए। अब ये है एग्जाम्पल्स, कैसे 6 मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे और कुछ आप अपने दिमाग से सोच के भी लिखेंगे, कम से कम 2-2 एग्जाम्पल तो लिखिए। तो दाल का प्रयोग गाढ़ापन लाने के लिए कब किया जाता है, उसके एग्जाम्पल। फिर पीसी दाल का प्रयोग बांधने के लिए किया गया हो या पीसी दाल का प्रयोग आवरण हेतु किया गया हो, ये तीनों के एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया दालों के बारे में। अब इसके कम से कम 5 व्यंजन विधियाँ विस्तार से लिखिए। किस तरह से, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें भी बताया था, जैसे सीरियल्स का आपने किया था उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है कि एक तरफ सामग्री लिखनी है, फिर मात्रा लिखनी है और नीचे विधि आ जाएगी उसकी। ठीक है, ये उसका आगे का पूरा दिख रहा है आपको और फिर नीचे आपके साइन होने चाहिए। और जब आप ये मुझे पीडीएफ भेजेंगे तो मैं इसके ऊपर अपने साइन करके आपको भेज दूँगी। तो इस तरह से तैयार करके और आप हमें जल्दी से भेज दीजिए। आज भेज रही हूँ और मंडे तक आप इसको तैयार कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से रुके नहीं, लगातार अपना अपना प्रैक्टिकल का काम करते रहें, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा। और छुट्टियां आए तभी भी आपको ये काम करना है, मैं आपको होमवर्क दूंगी उस समय भी। तो इसलिए ये नहीं सोचें कि बस अब छुट्टियां आ गई तो अब नहीं करना है। ठीक है, ओके।